Good morning everyone. As you know that we are doing the chapter government budget. In this I have explained you introduction and meaning of government budget. Today we will be doing objectives of government budget. That means why government budget has been made. Why हम क्यों बनाते हैं, इसको क्या हमें इसके फ़ायदे हैं, गवर्नमेंट को क्या करना होता है इकोनॉमी के अंदर, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. So these are the objectives of the government budget: reallocation of resources, income distribution, economic growth and economic stability. इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं. Right R reallocation of resources, I income redistribution, D directs economic growth and E economic stability. So let us study these all one by one. First is reallocation of resources. Reallocation of resources में क्या आ जाता है कि ये अपने जो भी resources already allocated हैं उसको एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगाना. अब एक जगह से दूसरी जगह पे लगाने का मतलब क्या? The resources where they are allocated, if that very production is not in the favor of the society, से सपोज एल्कोहल की हम बात करते हैं, एल्कोहल का प्रोडक्शन इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी बट बिकॉज गवर्नमेंट कैन जनरेट मोर इनकम फ्रॉम दैट. सो वहाँ से गवर्नमेंट रिसोर्सेज निकालता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड वेयर इट इज़ मच नीडेड टू गिव increase the basic needs, increase the facilities of the basic needs like food, grains, farming, agriculture. So at that time government takes money out from the alcohol industries and they give subsidies. That money will be provided as subsidies to the agriculture farmers. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, resources already लगे हुए हैं but उसको एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाना for the benefit of the society. So reallocate resources to achieve social and economic objectives to the sector where private sector is not coming, like public transportation, rural education, rural electrification. यहाँ पर पैसा लगाना जहाँ पे नीड हो. आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ द एग्रीकल्चर. दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स, राइट. तो एक जगह से पैसा निकाल के दूसरी जगह लगाना है जहाँ लोगों का भला हो. So in reallocation of resources, government directs the allocation of resources in a manner such that there is a balance between the goal of the profit maximization and social welfare. सबसे मेन गवर्नमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए और सोसाइटी का भला भी हो जाए, राइट. फ्रॉम एल्कोहल एक एग्जांपल जो मैंने ले रखा है, अगर एल्कोहल से वो टैक्स बढ़ाता है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कहीं ना कहीं रहेगा और साथ में सोसाइटी का वेलफेयर होगा जब हम सोसाइटी की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए उस पैसे को लगाएंगे. इफ प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अंडरटेक द प्रोडक्शन. टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशंस. कई बार गवर्नमेंट सब्सिडीज, टैक्स कंसेशंस देती है. अब वो जो पैसा एक जगह से निकाल के यहाँ इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज और टैक्स कंसेशंस दे दिया टू एनकरेज द प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू प्रोड्यूस समथिंग विच इज़ वेरी नीडेड इन द इकोनॉमी. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो कैन डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स लाइक लिकर और सिगरेट्स बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस. टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए, उसको डिस्करेज किया और उसी पैसे को इधर इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कंसेशन या सब्सिडी देके अच्छे काम को एनकरेज किया. And it encourages the production of certain commodities by giving subsidies or tax reliefs. For government encourages the use of example आ गया ये, government encourages the use of खादी products, right. तो ये तो बेनिफिट्स के लिए है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए. तो यहाँ से पैसा निकाल के यहाँ लगा दिया, राइट. इसका डिस्करेज किया विद हैवी टैक्सेस, वो टैक्सेस जो है उसको यहाँ इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज लगा दिया. तो दिस इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में क्या है, इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरह से करना कि रिच और रिचर ना हो जाए और पुअरर ना हो जाए. दैट मीन्स गवर्नमेंट इम्पोजेज हाई टैक्स रेट ऑन द रिच पीपल. यहाँ पे आ जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स. व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? व्हेन टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम. जब टैक्स रेट इंक्रीज होता है इंक्रीज इन इनकम से, जिसकी ज़्यादा इनकम उसका ज़्यादा टैक्स रेट, वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है. और जिसकी कम इनकम उसका कम टैक्स रेट. एंड लोअर द टैक्स रेट ऑन लोअर इनकम ग्रुप, राइट. जो गरीब हैं उनके लिए कम कर देना, उनको फंड दे देना, उनको रिलीफ दे देना. सो हियर इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, दैट मीन्स द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन द रिच एंड द पुअर.
सो कैसे करेगा? अपनी बजटरी पॉलिसी से, अपना बजट बना के, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, हाई टैक्स ऑन द रिच पीपल, low tax on the poor people, or tax concession to the poor people. So because of this, when high taxes are imposed on the rich people, their disposable income reduces, and when tax concessions or less tax are imposed on the poor people, their disposable income increases, so they can demand more. And public distribution system is also being started by the government. Those who are absolutely poor are offered goods through public distribution system. That means subsidized rate पे उनको सस्ते में उनको सामान दिया जाता है public distribution system के तहत। उनको सस्ते में आटा, चावल, राशन, जो भी आ रहा है राशन का सामान, वो सारा उनको सस्ते में दिया जाता है, because they are left with less money, right? Although tax concession will help them to retain with more money, more disposable income, but still market prices of all these goods are very high. So government introduced the public distribution system so that the poor people will get all the things at very reasonable rates. And government also provides subsidies and some other benefits to the needy ones, like unemployment allowance. Those who are unemployed, those who are not getting the job, they'll get the unemployment allowance, बेरोजगारी भत्ता जिसे बोलते हैं, old age pension, social security schemes. So these are some things on which government spends their money. So this is how they reduces the inequality between the rich and the poor. Rich does not becomes more richer, and poor does not becomes more poor. So government balances the situation of situation between the rich and the poor, the inequality between the rich and the poor, through its budgetary policy. Now next is direct economic growth. Direct economic growth means government enter into the production part where already government enterprises are. Government try to manage its public sector undertakings, public sector enterprises, so that the income increases, and when the income will increase, the production will increase, and definitely the economic growth will increase. So here economic growth implies a sustainable increase in the real GDP of the economy and increase in the volume of goods and services produced in an economy. जो भी goods and services production बढ़ता है, that means growth हो रही है, GDP बढ़ रही है. So here government provides tax rebates and other incentives for productive ventures. Productive ventures means private sectors जो काम कर रहे हैं अच्छा, और उनको और अच्छा काम करने के लिए गवर्नमेंट मोटिवेट करता है कि बैकवर्ड एरियाज़ में जाके काम करो, वहाँ पे प्रोडक्शन करो, यू विल गेट टैक्स कंसेशंस, इलेक्ट्रिसिटी कंसेशंस, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रेट्स कम लगेंगे. तो दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट एनकरेजेस. एंड वेयर the private sector is doing its monopoly, government directly enters into that production and tries to reduce the monopoly, right? So it can encourage the savings in an economy. So spending on infrastructure of an economy increase the production activities. Infrastructure पे पैसा लगाओ जिससे कि production activity बढ़े. So government expenditure is a major factor that generates demand for different types of goods and services. क्यों? क्योंकि जब पैसा लग रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी काम अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी उनकी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो डेफिनेटली डिमांड भी लोगों की बढ़ेगी और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं होगी, इनकम जनरेट होगी. Now when we come to economic stability means when there is the situation of inflation, or you can say that deflation, जब इकोनॉमी हमारी स्टेबल नहीं है, उसको कैसे सही करेंगे? गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्रिवेंट्स बिजनेस फ्लक्चुएशंस. बिजनेस फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं? बूम पीरियड, बूम के बाद आ जाता है रिसेशन, रिसेशन के बाद आ जाता है डिप्रेशन, एंड आफ्टर डिप्रेशन इट इज़ रिकवरी, और उसके बाद फिर बूम पीरियड. तो ये है बिजनेस साइकिल. तो इसको गवर्नमेंट जो है इसको संभाल के रखने की कोशिश करता है, स्टेबल करने की कोशिश करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को स्टेबल करने की कोशिश करता है थ्रू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी. अब ये करता कैसे है? तो गवर्नमेंट बजट इज़ यूज टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशंस एंड टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. अब एक्सेस डिमांड, दैट मीन्स यू कैन से दैट एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, government uses its fiscal policy. Fiscal policy means here government is talking about their receipts and the expenditures. So government imposes high taxes, that means government increases their receipts and reduces its expenditures to correct the excess demand. जब हाई टैक्सेस रिसिट्स बढ़ाएगा, लोगों के पास से पैसा ज़्यादा अपने पास ले लेगा, पीपल विल लेफ्ट विद लेस डिस्पोजेबल इनकम बिकॉज दे हैव टू पे मोर मनी एज टैक्स नाउ, एंड गवर्नमेंट इज डूइंग द एक्सपेंडिचर लेस, spending less in the economy, that means money supply will decrease in the economy.
So due to this, when money supply will decrease in the economy, definitely the aggregate demand will be corrected, and aggregate demand, that means when the inflation will be corrected, excess demand will be controlled because the aggregate demand will become less. So this implies that the government follows the policy of surplus budget during inflation. And during deficient demand, that means here we are talking about deflation. जब डेफिशिएंट डिमांड है, डिफ्लेशन की बात करें, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएगा, बिकॉज द डिमांड इज लेस, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, और द रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज लेस. एट दैट पॉइंट गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड गवर्नमेंट यूजेज इट फिस्कल पॉलिसी, दैट मीन्स बजटरी पॉलिसी, टू कंट्रोल दिस. एंड हाउ डज गवर्नमेंट कंट्रोल दिस? गवर्नमेंट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो रिड्यूसेज द एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स, जितने भी टैक्सेस हैं उसको कम करने की कोशिश करता है, so that the people are left with more money to spend. Right, when the money supply will increase, purchasing power will increase, they are left with more disposable income, definitely their demand will also increase, and the situation of deflation will be corrected. So this means that the government follows the policy of the deficit budget during deflation. Inflation के time पे surplus budget means when revenues are more than expenditure. Deficit budget means when revenue is less than expenditure. और बैलेंस बजट क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं. एंड व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इट्स ओन एक्सपेंडिचर. व्हेन देयर इज डिफ्लेशन, गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडीज टू एनकरेज स्पेंडिंग बाय द पीपल. सो दिस इज हाउ these are the objectives of the government budget. I hope this one is clear to you. Please go through it once more, and I hope this will be very much clear to you. If you face any problem if you face, you can ask me any time, dear ones. Thank you. God bless you all.